हेलो, गुड मॉर्निंग डियर जारिफ एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट जारिफ दिसंबर 2025 बैच उदयपद 1.0, जिसकी अभी तक हमारी दो क्लासेस हो चुकी है। दो क्लासेस में हमने टेबल्स ऑफ टीचिंग एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग हमने समझे थे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वो दो क्लासेस नहीं की तो सबसे पहले जाइए वो है दो क्लास कीजिए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी यूजीसी नेट जारिफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम कुछ टीचिंग के मॉडल्स पढ़ेंगे। एक आज की क्लास, इसके बाद एक क्लास और लगेगी, यानी इन दो क्लासों में हम टीचिंग के कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे जो बड़े बड़े विद्वानों ने दिए हैं। जैसे अरस्तु थे, जैसे आपने विद्वान नाम सुनेंगे ना, सिंपल नाम बता रहा हूँ। अभी हम टीचिंग में कुछ अलग नाम पढ़ेंगे, जैन पियाजे पढ़ेंगे, है ना, वाइगोत्स्की बड़े वगैरह, ये जो नाम कुछ पढ़ेंगे हम। कुछ हमने कम्युनिकेशन में भी कुछ मॉडल्स पढ़े थे। हाँ, कम्युनिकेशन में हमने जिस तरीके से मॉडल्स पढ़े थे, ठीक वैसे ही मॉडल्स आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ेंगे कि कैसे कोई बच्चा चीज़ों को सीखता है या कोई इंसान कैसे चीज़ों को सीखता है, क्या-क्या प्रक्रिया काम करती है, कौन-कौन सी शारीरिक प्रक्रिया काम करती है, कौन-कौन सी आपकी जो भौतिक वातावरण रहता है, जो एनवायरनमेंट से व्यक्ति कैसे सीखता है। साथ ही व्यक्ति की मनःस्थिति उसे किस प्रकार सीखने में हेल्प करती है। तो अलग-अलग विचारकों ने, अलग-अलग ऑथर्स ने, अलग-अलग विशेषज्ञों ने अपने-अपने रिसर्च, अपने-अपने अनुभवों के आधार पर कुछ मॉडल्स दिए हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछ ली जाती है, उनकी एग्ज़ाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी को समझेंगे। और यदि आप राधेश पाठशाला पर पहली बार आए तो सबसे पहले कीजिए राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब। और क्लासेस आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बता दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि भारत के आप किस कोने से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं या मेरे से पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा-सा पता चलता रहे। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट्स आता है तो मैंने बताया आपको, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने आपको सुविधाएँ दी है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है रिलेटेड यूजीसी नेट जारी पेपर वन पॉलिटिकल साइंस है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं भी समय का इतना अभाव है, कैसे मैनेज करना पड़ता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये भी पॉलिटिकल साइंस में स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ, पर मैं भी बहुत जल्द में पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करूँगा। ये सेशन तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट सेशन ही हो पाएगा। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ भी जैसे करंट अफेयर्स की चीज़ें आएँगी, तो मैं उस पे बना दिया करूँगा। और हाँ, पेपर 1 में भी हमको करंट अफेयर्स की चीज़ों पे अपडेट रहना है। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एक विकल्प के रूप में ज़ू का एक बड़ा ज़िक्र चल रहा है, आईसीटी का टॉपिक है। तो मैं भी हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट और वो ज़ू वगैरह एप्लीकेशन आप अच्छे से पढ़ के जाना। क्लियर ना? मैं क्या भेजूँगा, आप सर्च कर लेना, आपने न्यूज़ में देखा होगा। ये पीपीटी वगैरह बनाने के लिए काम आता है वगैरह। अश्विनी वैष्णव जी ने उस पे पीपीटी प्रेज़ेंटेशन किया था एक उस किसी मीटिंग वगैरह में। तो काफ़ी हाइलाइट है, न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। मैं भी हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं हमारी सभी यूनिट्सों से जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है करंट्स वाले, तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहला जो मॉडल है ये है सब जीन पियाजे का मॉडल। क्या लिखा है इन्होंने? जीन पियाजे का कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी। ये नाम याद रखना है, इससे कैसे ही आप सबको नोट्स आपको मिल रहे हैं ना टेलीग्राम चैनल पे ना, डाल देता हूँ मैं, आप निश्चिंत रहिएगा। इसकी क्लास जैसे ही खत्म होती है आपको लगभग दोपहर तक ये पीडीएफ मिल जाएगा, 2-3 घंटे बाद में डाल दूंगा, है ना। चलिए, हम सबसे पहले ले लेते हैं। चलिए, देखिए, जीन पियाजे का कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी, हिंदी में इसे अपन कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने दिया था। पहले पढ़ते इसकी परिभाषा क्या थी, तो फिर इसको हम समझेंगे, है ना। समझ के पढ़ना पड़ेगा। मैंने कल ही कहा था आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी यूनिट है जहाँ रटना कम है, समझना ज्यादा है। चलिए, कुछ फैक्ट दिए हैं। जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, कल हमने पढ़ा था ना दो चीज, कॉग्निशन एंड मेटा कॉग्निशन, तो यहाँ बात चली कॉग्निटिव की, ठीक है। कॉग्निटिव विकास का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि बच्चे केवल पेशी वाली जानकारी ग्रहण नहीं करते। मेमोरी लेवल में हमने पढ़ा था ना, बच्चों की भूमिकाएं क्या होती है, टीचर सेंटर्ड होती है पूरी की पूरी लर्निंग। परंतु जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो पेसिव भूमिकाएं निभाते हैं, यानी निष्क्रिय भूमिकाएं निभाते हैं, सिर्फ श्रोता के रूप में रहते हैं, चीजों को बस याद करते हैं, रटते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं समझना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जीन प्याजे कह रहे हैं कि बच्चे केवल पैसिवली जानकारी को ग्रहण नहीं करते, बल्कि एक्टिवली इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या लिखा है ना, विकासात्मक, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, यानी कॉग्निशन, आपका जो कॉग्निशन लेवल है, जो स्तर है आपका मेमोरी का, आपके सीखने का जो स्तर है, उसका वह विकास
करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये लिखा एक्टिवली इन्वायरमेंट, एक्टिवली इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करके। इन्वायरमेंट कैसा? मैं हूं, मेरे आसपास क्या है, मैं किस परिवेश में रह रहा हूं, मैं किस परिवेश में निवास कर रहा हूं, मैं किस परिवेश से चीजों को सीख रहा हूं। जैसे कि आपने देखा होगा भाषाएं परिवर्तित होती है, कई देशों की भाषाएं चेंजेस होती है, हमारे भारत में ये तमाम भाषाएं बोली जाती है। जो व्यक्ति साउथ में पैदा होगा वो साउथ की किसी एक भाषा में पारंगत रहेगा, जो व्यक्ति नॉर्थ में पैदा होगा वो हिंदी में बात करेगा। अमूमन हिंदी स्टेट कही जाती है हमारी, नॉर्थ दिल्ली वगैरह, उत्तर प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश वगैरह राज्य है। ये सब कैसे सीख रहा है व्यक्ति, वो बच्चा कैसे सीख रहा है? इस एनवायरमेंट से। ये देखिए, ये जोन उन्होंने बांट दिए थे, ठीक है। ये इस तरह से पहला एक परिवेश होगा, व्यक्ति वहां से सीखता हुआ जाएगा। अब देखिए इन्होंने कुछ बात की गई है, क्या बात की इन्होंने, देखिए। एक इन्होंने बात की स्कीमा। ये जो ज्ञान का है, स्कीमा क्या है? ज्ञान का बुनियादी ढांचा, बेसिक से आप सीखते हैं, लर्न करते हैं। ये एक आपका बेसिक मानसिक ढांचा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से एसिमिलेशन की, अर्थात चीजों को आत्मसात करना, नए अनुभव को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करना। तो बता दूं, चलिए इसको कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको। मान के चलिए आपने कोई एक चीज, किसी चीज के विषय में जानकारी ग्रहण की। मैंने आपको पिछली कुछ क्लासों में कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि जो सांप जो होता है यह दूध यानी मिल्क पीता है। आपको ये वाली बात बता दी गई। अब आपके पास बुनियादी जो बेसिक ज्ञान था, आपके पास अभी समझ का स्तर नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं पहुंचे, आप रिफ्लेक्टिंग लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। परंतु आपने ये वाली चीज आपको बचपन में बताई गई, एक चीज, स्नेक जो होता है वो दूध पीता, सांप जो होता है वो दूध पीता, आप ये मानते भी हैं धारणा। स्कीमा वही है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है एसिमिलेशन तथा चीजों को आत्मसात करना। अब यहाँ क्या है, कुछ नए अनुभव मिल गए हैं। क्या मिले हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी? नए अनुभव। मान के चलिए राधे सर ने कहा है या कहीं से आपने बात की है कि सांप, स्नेक जो होता है वो मिल्क नहीं पीता। अब आपने क्या किया, नए अनुभवों को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट कर दिया। अब हमने क्या किया है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, स्कीमा में, सॉरी एसिमिलेशन में, नए अनुभवों को हम क्या करते हैं, पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करते हैं। पहले से मौजूद जो आपके पास जानकारी है उसमें हम नए अनुभवों को फिट करते हैं। आपने एक चीज सीखी, एक चीज ये सीख लिया आपने पहले कि सांप दूध पीता है। सेकंड आपने सीखा कि सांप दूध नहीं पीता। यही है ना स्टेप। अब देखिए थर्ड आता है आपके पास अनुकूलन, यानी कि स्कीमा को मॉडिफाई करना ताकि नए अनुभव उसमें समा सके। अब आपके पास जो पहले से जो जानकारी है उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। डेवलपमेंट यही तो है ना, डेवलपमेंट थ्योरी, कैसे चीजों को हम डेवलप्ड कर रहे हैं, नई चीजों को सीखते हैं। एक पहले से पुरानी जानकारी आपके पास है स्कीमा, फिर इसके बाद आते हैं एसिमिलेशन, यानी कि आत्म एसिमिलेशन में नए अनुभव पहले से मौजूद स्कीमा में फिट कर, दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गई है, एक पुरानी इंफॉर्मेशन एक नई इंफॉर्मेशन। क्लियर? तीसरे में लिखा है अनुकूलन करना, स्कीमा को मॉडिफाई करना ताकि नया अनुभव उसमें समा सके। क्लियर? अब लिखा इक्विलिब्रेशन। 4 पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन, यानी कि एसिमिलेशन और जो आपका अनुकूलन है इसके बीच में संतुलन और अनुकूलन, सॉरी आत्मसात, जो आपका एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में संतुलन बनाना है, जो कोग्निशन डेवलपमेंट और आगे बढ़ता है। जब ये बढ़ता है तो आपने देखा होगा इस कौन सा लेवल बढ़ गया आपका,
क्या ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिंग लेवल तक पहुंच रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग और अप हो जाए बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, पर मेनली आप मान सकते हैं ना यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्या हम ये पहुंच रहे हैं? पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन है पहले से, फिर एसिमिलेशन की जब स्तर आता है, आप नए अनुभवों नई जानकारी को आत्मसात करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, फिट करते हैं आपके पास स्कीमा में, पुरानी जानकारी में। फिर हम उस नई जानकारी नए अनुभव के आधार पर हम हमारे स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं। जैसे मुझे ये नई जानकारी मिली कि सांप दूध नहीं पीता, फिर मैं तीसरे स्तर पर आया, मैंने क्या किया, अपने स्कीमा को मॉडिफाई किया कि सांप दूध नहीं पीता, पीता है पता चला नहीं पीता, फिर मैंने उसको मॉडिफाई किया अपने स्कीमा में जाकर। तब ये सब एक काल्पनिक इनको नामकरण किए गए हैं, ठीक है ना। ये कैसे मना स्थिति काम करती है वही सब चीजें जीन पियाजे बता रहे हैं आपने। और फिर एक चौथी बात जो करते हैं संतुलन बनाना किस किस के बीच में। अब आपके पास जो आपने अनुभवों को मॉडिफाई किया है, ठीक है, और आपके पास जो अनुकूलन और जो दोनों चीजें उनके बीच में संतुलन बनाना है, ताकि कोई चीज दूसरे पर हावी ना हो। बस यही बात तो समझा रहे हैं जीन पियाजे, कैसे हम चीजों को सीखते हैं, कैसे हम चीजों को विकास करते हैं, हम सीखने की जो प्रक्रिया जो स्तर है हमारे लेवल का जो मना स्थिति है उसको हम कैसे विकसित करते हैं, किसी बच्चे की सीखने की जो मना स्थिति है वो कैसे विकसित होती है। तो जीन पियाजे कह रहे हैं कि बच्चा जो आपकी जो आपने जो मेमोरी लेवल में कहा था कि बच्चा सिर्फ निष्क्रिय पैसिव नहीं होता, वह अपने वातावरण से सीखता है, वह अपने आसपास चारों ओर अपने छूने की स्पर्श से भी चीजों को सीखता है। क्लियर ना। जो भी गर्म मैंने ठंडी चीजों वाले एग्जांपल दिए थे, ये क्या वातावरण से हम सीखते हैं, अपने आसपास के परिवेश से व्यक्ति सीखता है, और अपना जो कॉग्निटिव का जो लेवल होता है उसको वह डेवलपमेंट। ये है जीन पियाजे। भी और बात करेंगे जीन पियाजे, देखिए क्या कह रहे हैं आगे। इन्होंने कुछ चरण बताए हैं, ये चरण अच्छे से याद रख लेना, ये पूछे गए यहाँ से प्रश्न, ये चारों चारों जो चरण मैं बता रहा हूँ ये चारों के चारों चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं, अच्छे से याद करके जाना है इसको, ठीक है। 4 स्टार लगा लीजिए इसको, 4 स्टार, ठीक है। चलिए, पहला क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। क्या लिखा है प्रिय विद्यार्थियों, सेंसरी यानी इंद्रियों की बात की जाएगी। संवेदी गति चरण इसको कहा जाता है हिंदी में, संवेदी गति चरण या इंद्रिय गति चरण कह सकते हैं हम इसको। बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से दुनियाओं को समझता है, क्रिया यानी एक्टिविटीज के माध्यम से, क्रियाकलाप, चोट खा के गिरेगा, चीजों को पकड़ेगा, इंद्रियां कार्य करेंगी वहां पर उसकी। क्या लिखा है, इसकी उम्र कितनी है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक। एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे हम, अभी आपको बताऊंगा मैं। 0 से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा किसके सेंसरी माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से चीजों को सीखता है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये नाम है ना, अच्छे से याद रख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये कितना रहता है, ये रहता है सर 2 से 7 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा होता है ना वो प्रतीकों के माध्यम और से सीखता है और भाषा का प्रयोग करने लगता है। अब वो शब्दों की पहचान करेगी, वो सिंबल्स को पहचानेगा, वो प्रतीक की ये इसको पेड़ कहते हैं, ये जो एक ये बिल्डिंग है इसको घर कहते हैं, ये मोटरसाइकिल्स होती है, ये मोबाइल फोन होता है, ये बेड होता है, ये टीवी, ये प्रतीक और सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखता है। पहले इंद्रियों क्रियाओं के माध्यम से वो देखता है ये क्या है, वो अपनी माँ को पहचानता है, अपने पिता को पहचानता है, ठंडा गर्म का अनुभव भी करने लगता है इसी दौरान सेंसर के माध्यम से। लेकिन जब 2 से 7 साल की जब उम्र होती है, जब बच्चा प्रतीकों और सिंबल भाषा का प्रयोग करता है, सोच भी उसकी कैसी रहती है, ये देखिए, इगोसेंट्रिक रहती है, यानी कि दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। अभी वो सीख तो रहा है लेकिन इसका दृष्टिकोण क्या, मेन उद्देश्य इसके क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वो इसको क्लियर नहीं होते, बस वो सीख रहा होता है, समझ रहा होता है। चलिए, दूसरों का क्या दृष्टिकोण उसके प्रति व्यक्ति रखता है वो सब चीजें वो नहीं समझ पाता अभी भी। चलिए, अब एक थर्ड, जो तीसरी जो स्टेज होती है, तीसरा जो चरण होता है वो है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी ईयर रहती है आपकी 7 से 11 साल। ये क्या है इसको पढ़ लेते हैं। 7 से 11 साल की जो उम्र को होती है वहां कहते हैं जीन पियाजे कि बच्चा अब तर्क करना सीखता है, लेकिन ठोस ऑब्जेक्ट पर। क्लियर, बहुत ज्यादा आपको उसको देना पड़ेगा तब कहीं जाके वो तर्क सीखता है। बहुत ज्यादा 11 साल का बच्चा बहुत ज्यादा तर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ कहेगा कि ये ऐसा क्यों होता है। छोटे छोटे बच्चे देखोगे आपको जो तेज होते हैं ना, बहुत क्वेश्चंस करते हैं, आप उनके साथ बैठिए, अच्छा ये ऐसा है,
चंद्रमा गोल क्यों होता है? सूरज गोल क्यों होता है? वो आपसे बहुत क्वेश्चन करेगा। गाड़ी के पहिए 4 क्यों होते हैं? इस टाइप के आपने बच्चे देखे होंगे ना, तो ये समझ लेना वो जो स्टेज है ना वो उनकी ये है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 टू 11 ईयर्स। क्लियर? ये जीन पियाजे ने दी है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स प्रयोग कर कर ये सारी सारी चीजें बताएं, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्लियर? फिर एक जो चौथा इन्होंने स्टेज बताया जीन पियाजे ने, इन्होंने कहा जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये रहता है लगभग 12 वर्ष से अधिक के जितने भी एजेड जो भी बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, कि बच्चा अब क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल सोचने लगता है। अब अब वो उसमें उसके अंदर चिंतनशील कुछ चीजें बढ़ने लगी, चिंतनशीलता, एक कल्पनाशील। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आता हूँ, जब तक आप इसको पढ़िए इस पूरी पीपीटी को 1 मिनट। चलिए वापस आते हैं, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा व्यवधान हुआ उस सबके लिए। तो चौथा क्या है आपका, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये रहता है लगभग 12 से अधिक वर्ष की उम्र तक। ठीक है, इसको 12 कर लीजिए ना यहाँ पे, 12 से प्लस। 11 तक किया था तो 12 से प्लस किया जाएगा। ठीक है, ये 11 से प्लस भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होने लगते हैं व्यक्ति। यानी हम जिस एज में अभी, ये हम किस एज में, हम ये किस स्टेज पर है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पर हम। ये वाली बात जीन पियाजे ने बताई थी हमसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही सारी चीजें मैंने फिर से और क्या लिखी है, थोड़े और इसको सरल शब्दों में आपको समझाने के लिए। सेंसरी मोटर जो आपकी पहली स्टेज है 0 से 2 ईयर, ये समझना कि वस्तु दिखे नहीं। ये एक लाइन अच्छी इसमें मुझे मिली थी, इसलिए मैंने पूरा का पूरा पैराग्राफ डाल दिया। वस्तु दिखे नहीं तब भी एग्जिस्ट करती है। अच्छा ये सोचता है कि जो वस्तु नहीं दिखती लेकिन तब भी वो एग्जिस्ट करती है। उद्देश्यपूर्ण गतिविधियां यहाँ पे शुरू हो जाती है। वो जाएगा किसी चीज को पकड़ने के लिए, उसका उद्देश्य क्या है, उसको पकड़ना। वो रेंगता रेंगता वहां तक जाएगा, चलते चलते गुटियन गुटियन जाएगा, उसमें हाथ डालेगा, उसे वो करना है। ठीक है, प्रारंभिक और हैबिट, ये है हैबिट फॉर्मेशन दोनों रूप में। फिर आता है आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 में, भाषा और चित्रों का प्रयोग होता है। बच्चों दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझता, हम समझ चुके हैं। निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना है। बिल्कुल, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अपने जो भान वगैरह होते हैं ना, इसको एनिमिज्म बोलते हैं हम। देखिए इंग्लिश में लिखा है, एक एक इसके शब्द लिख दिए हैं डायरेक्ट। ये मैंने सही काम किया, मुझे देखिए सिंबॉलिक फंक्शंस, फिर आपका इगोसेंट्रिनिज्म जो भी लिखा था, बच्चे दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझते, फिर आता है एनिमिज्म अर्थात निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानना। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है बच्चों की। फिर होती है सेंट्रेशन, किसी वस्तु के एक ही पहलू पर ध्यान देना। उन्हें जो चीज समझ में आ गई वो चाहिए, फिर वो आप वो जिद करेंगे, रोने लगेंगे, कुछ भी करेंगे। उनके लिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल होते ही नहीं, वो समझते ही नहीं उतना। ठीक है, लेक ऑफ कंजर्वेशन, मात्रा आकार बदलने पर समझाना कि ऑब्जेक्ट बदल गया है, सिंपल सी चीजें हैं। और क्या है थर्ड स्टेज में, क्या लिखा है, पहला पहला लिखा है कन्वर्सेशन, यानी कि समझ की आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है, जैसे पानी गिलास में। समझ की आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहेगी। समझ का आकार भले ही बदल जाए परंतु उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसका लेवल है, वो वही रहने वाला है। ठीक है, वस्तुओं को समूह में बांटना सीखते हैं, वस्तु को क्रम में लगाना, क्रिया को उलटकर समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। अभी समझ चुके। फिर आता है आपके पास लास्ट कंक्रीट से आगे बढ़कर हाइपोथेटिकल कंसेप्ट पे सोचना। अगर तो, अगर और तो, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो क्या, इस टाइप की जो इफ और देन सोच विकसित होने लगती है। ये देखिए, ये अगर कभी पूछ लिया जाए ना आपसे इफ और देन कौन सा स्टेज है, तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ स्टेज है। कौन सा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है,
यानी क्या बताया, 12 से अधिक या 11 से अधिक भी आ जाए तो पेपर में घबराना मत, ठीक है, दोनों ही पूछ सकते हैं। क्या महत्व इस सिद्धांत का? सिद्धांत चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की नींव है। यहाँ पे कहीं भी नहीं बात है कि व्यक्ति सीखता है, उनका खुद से सीखता है, उसके इंद्रियों से सीखता है, सेंसर से सीखता है, परिवेश से सीखता है, ठीक है। सिखाता है कि बच्चे को उसकी डेवलपमेंट स्टेज के अनुसार पढ़ाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात। 4 स्टेज बताई ना इन्होंने, तो हर एक टीचर को 4 स्टेज के अनुसार उसको ज्ञान देना चाहिए। अब मान लीजिए जो तीसरी स्टेज पर है, इसे आप दर्शन पढ़ाओगे, क्या समझ पाएगा ये? पॉसिबल है? 11 साल के बच्चे को आप दर्शन पढ़ाओगे, 10 साल के बच्चे को दर्शन पढ़ाओगे, नहीं समझ पाएगा। आपको 11 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे को पढ़ाना है तो आपको उसके लेवल तक ही पढ़ाना है कि वो कितना सोच समझ पाए। दर्शन पढ़ाना है तो आपको 12 से ऊपर के बच्चे को, थोड़ा जो मैच्योर हो जाती है, जिनका कॉग्निशन लेवल थोड़ा बिल्ड हो जाता है, उनको पढ़ाना है हम सब ने। चलिए, नेक्स्ट मॉडल है लेव बाइगोत्स्की का मॉडल, आती है थ्योरी है जिनकी, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा ज्ञान को केवल अपने अनुभवों से नहीं बनाता, बल्कि समाज, संस्कृति, दूसरों के सहयोग से सीखता है। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? देखिए, कुछ जगह पर इसके नाम मिले के मैं बता देता हूँ। आ गया हमारा पेन, क्या लिखा है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे आपको मिल जाएगा कल्चरल, कल्चर या कल्चरल आ जाएगा यहाँ पे। इस नाम से यदि आ जाए, 3 नाम पता चल गया ना इसको, सोशल, कल्चर, या फिर ये आपका आपका आ जाएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आ जाएगी। क्या लिखा है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना यानी लर्निंग एक कैसी प्रक्रिया, एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा ज्ञान को केवल अपने अनुभव से नहीं बनाता, बल्कि वह समाज, संस्कृति, वही बात कर रहे हैं, ये भी लगभग सिमिलर सिमिलर, समाज, संस्कृति और दूसरों, खासकर जानकार जो उसके पहचान वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनसे सीखता है। बच्चा सबसे ज्यादा, आपने देखा होगा छोटे बच्चे ना बहुत सारे अपने बच्चों के हैबिट्स को कॉपी करते हैं। आगे चल भी कि फादर यदि स्मोकिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है उनके बच्चे भी स्मोकिंग करेंगे, चांसेस हैं। क्यों? उनके घर में ऐसा परिवेश है, माहौल है। अगर किसी के घर में उसके फादर जो है ना, अपनी माता पे थोड़ा दमदारी दिखाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो बच्चा भी आगे चलकर महिलाओं के प्रति उसी तरह का व्यवहार करे। क्लियर? अब देखिए, हम बात करें पितृसत्तात्मक समाज की, मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से रहते हैं वही। चलिए, इनकी कुछ अवधारणाएं, क्या कहा इन्होंने? अधिक जानकार व्यक्ति कहां से सीखता है? मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, MKO, ये याद रखना है, आप इनके शॉर्ट फॉर्म दिए ना, इसे याद कर लेना। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा उन लोगों से सीखता है जो उससे अधिक ज्ञान और कौशल रखते हैं, यानी कि जो उससे ज्यादा बेहतर होते हैं, जो उससे ज्यादा अनुभव उन्हें ले सकते हैं, बच्चा उनसे सबसे ज्यादा सीखता है। ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं? शिक्षक हो सकता है, जैसे आप मुझसे सीख रहे हो, आपने अपने माता पिताओं से सीखा है, आपने अपने रिश्तेदारों, पड़ोसी से, आपके दोस्तों से सीखा है। माता पिता या साथी यानी जो आपका पीयर ग्रुप्स होता है, ये तो बहुत ये ना जाने क्या क्या सिखा देते हैं आप। जो पीयर ग्रुप की हम बात कर चुके हैं, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं पीयर ग्रुप्स, ठीक है ना। तो ये पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, बच्चे को मार्गदर्शन देते हैं और उसके सीखने की प्रक्रिया को दिशा देते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट और पढ़ते हैं आगे की तरफ। निकटतम विकास का क्षेत्र, ये देखिए लिखा, ये डायग्राम देख लीजिए, आप समझ लीजिए। इस एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे ना, डायग्राम को। निकटतम विकास का क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। ZPD, जोन प्रोक्सिमल, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, इसमें क्या गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप अच्छे से करके जाना, मे बी ये वाला मॉडल में आप 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। चलिए, ZPD क्या है? यानी कि वह अंतर है जो बच्चा अकेले सीख सकता है, जो वह दूसरों की मदद से सीख सकता है। यानी वह सब कार्य सीख सकता है जो उसे दूसरे उसको मदद करे। असली सीखना इसी क्षेत्र में होता है, जब बच्चे को किसी अधिक जानकारी व्यक्ति से सहयोग मिलता है। क्लियर? तीसरा है सहारा देना।
अब इसको मैं बहुत ज़्यादा डिफाइंड करके मैंने नहीं लिखा, वरना जेडपीटी को बहुत ज़्यादा डिटेल से लिख सकता था मैं अलग से, उसके लिए एक पीपीटी और लगती और एक स्लाइड और लगती, पर इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पे देखिए, क्या कर देता हूँ, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है राम, ठीक है। ये इसके कोई कनी से मान के चलिए दशरथ जी के फादर हो गए। ये वो सब कुछ सीख सकता है जो ये इसे सिखाना चाहे। ये लिखा है, अकेला सीख सकता है, ठीक है। परंतु यह बात की जा रही क्या, बच्चा अकेले सीख सकता है और जो वह दूसरों की मदद से सीख सकता है। ठीक है, जब बच्चे को किसी अधिक जानकार व्यक्ति से सहयोग मिलता है तो वह अकेले सीख सकता है। क्लियर, ये वाली बात इसमें थोड़ा सा दे दो, वो अकेला खुद से सीखता रहेगा। भी एग्जाम्पल आएंगे तो और समझ में आएगा आगे चल के आपको एक एक करके चीज। फिर आता है स्केप फोल्डिंग। इसका अर्थ होता है बच्चे को अस्थायी सहारा देना, स्थायी सहारा नहीं देना, अस्थायी सहारा देना, ताकि वे कठिन कार्य कर सके। जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता जाता है, वह सहारा उसको धीरे धीरे हटा लिया जाता है और बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीख जाता है। इसके फोल्डिंग रिफर्स टू प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू ए चाइल्ड सो दैट ही कैन परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क। तो थोड़ा सा सपोर्ट दे दो, पुश कर दो, अस्थायी तौर पर पुश करते रहो और उससे अपने अपनी क्षमता का विकसित करने दो, अपनी क्षमता का विकास करने दो, अपना नॉलेज बनाने दो, अपने ज्ञान का विकास करने दो, अपना कार्य करते रहने दो। फिर क्या करना है, जैसे जैसे वो सीखता रहे आपका सपोर्ट आपको, यही है इसके फोल्डिंग, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग में हम किसी को बाइक साइकिल चलाना सीखे होंगे आप, तो आप किसी के सहारे से सीखे हो, ठीक है। ये साइकिल जैसी कुछ बना दी मैंने, ये कुछ बनती है साइकिल चलिए, जो भी हो, बढ़िया है। अब ये साइकिल में कोई व्यक्ति आपको देखा होगा, जब आपने स्टार्टिंग में आपने किसी को जब साइकिल चलाना सिखाया होगा, आप कैंची चलाते थे, उस टाइम बड़ी वाली साइकिल होती थी ना कैंची, या फिर पीछे से कोई आपको धक्का देके चला पाता था, आप पेडल मारते थे, अगर वो हटा लेगा तो आप गिर जाते थे। अब उसको लगा कि जैसे जैसे ये व्यक्ति सीख रहा है, उसने धीरे धीरे हाथ हटाना बंद कर दिए पीछे। आप एक दो बार गिरे, फिर आपको समझ में आने लगी कि हाँ कैसे बैलेंस करना है साइकिल को। यही वाली बात इसमें की गई, सीधी सीधी और कुछ, ठीक है। अब आते हैं भाषा और विचार पर। यहाँ से कैसे सीखते हैं कोई व्यक्ति, क्या लिखा है, भाषा और विचार यानी कि लैंग्वेज एंड थॉट्स। वाइगोत्स्की ने भाषा को सीखने और सोचने का एक बहुत प्रमुख साधन माना। भाषा पहले सामाजिक स्तर पर आती है, फिर आंतरिक स्तर पर यानी कि इनर स्पीच में बदलकर समस्या समाधान और सोचने में मदद करती है। ये हम सब अच्छे से समझते हैं, बिना भाषा के कैसे किसी चीज को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। पहले हम क्या करते हैं, सामाजिक परिवेश में आती है, फिर हम जब उसको आत्मसात करते हैं, हम चीजों को सोचते हैं उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज, उसका अर्थ निकालते हैं, क्योंकि किसी शब्द का अर्थ समाज तय करता है ना, इसका अर्थ क्या होगा, सोसाइटी तय करती है। फिर हम उसी आधार पर अपने उस जो जो भी समाधान हमको निकालना होता है उसका हम अर्थ निकालते हैं। चलिए, और क्या बात की गई है इन्होंने, एक होता है सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल कल्चरल टूल्स होते हैं कुछ बहुत सारे, देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार हर समाज में ऐसे सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, जैसे भाषा, प्रतीक, गणना पद्धतियां, कला, तकनीकी परंपरा, जो बच्चों को सोच और सीखने की शैली को आकार देती है। बच्चा इन उपकरणों का उपयोग करके अपने अनुभवों को व्यवस्थित और ज्ञान का निर्माण करता है। सिंपल सी चीज है, वही सारी की सारी बातें उनको अलग अलग करके लिख दी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या लिखा, पढ़िए आप लोग, स्क्रीन पे लिखा है, मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना हमेशा सामाजिक रूप से प्रभावित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षक को किस भूमिका में रहना चाहिए, या तो स्केप फोल्डिंग और गाइडेंस प्रदान करनी चाहिए। पूरा नहीं कि सब कुछ उसको बता देते, जैसे हम प्राइमरी लेवल जब हमने पढ़ा था तो सारा चीज टीचर बताएगा उसको, ये 12 होता है, ये 10 होता है, नहीं। यहाँ पे उसको स्केप फोल्डिंग पुश करना है, हट जाना है, गाइडेंस देना है, वापस आ जाना है, चलने उसको ही देना है। जो हम रिफ्लेक्टिव लेवल पे बात करते हैं, जो हमने रिफ्लेक्टिव लेवल पे बात की थी, वहीं पे यहाँ पे इसमें बात की गई, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में सहयोगात्मक अधिक, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है।
कैसा होना चाहिए माहौल? कोलैबोरेटिंग लर्निंग और सहपाठी अधिगम यानी कि पीयर लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ व्यक्ति जो होता है ना, देखिए कोलैबोरेटिंग लर्निंग और खास करके जो पीयर लर्निंग होती है, यहाँ व्यक्ति सीखता है इंडिपेंडेंट। यहाँ वो गलतियां करेगा, फिर सीखेगा, गलतियां करेगा, फिर सीखेगा और फिर उसके सही परिणाम निकल। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, सिंपल चीजें हैं। हर एक विचारक ने अलग तरीके से, मैं कह रहा हूं आपको, जो चीज हमने स्टार्टिंग की कल की 2 क्लासों में पढ़ी है ना, उन्हीं सबको अंतिम की क्लास तक पढ़ते चलेंगे। कुछ नहीं होगा, बस क्या होगा, परिभाषाएं चेंज हो जाएंगी, रिप्रेजेंट प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, नामकरण चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब उसका कंक्लूजन निकालोगे वो सब सेम ही मिलेगा। अरे सर से तो फर्स्ट क्लास में ही पढ़ता है, इसको आज लास्ट क्लास। ठीक वैसा ही जैसे हमने कम्युनिकेशन, लेकिन मजा आया था कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद भी, ठीक वैसे ही आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में मजा आएगा। बहुत इजी यूनिट है। अभी जैसे मॉडल्स थोड़े हैवी लगेंगे आपको, मॉडल्स के बाद आप कहेंगे सर ये तो क्या है बच्चों, पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी टीचिंग में 5-5 प्रश्न सही नहीं कर, 4-4 प्रश्न तक सही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ रट कर जाते हैं ना, वहां रट कर जाओगे तो कहाँ से प्रश्न सही होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड तो ऐसा है जिसको तो आप समझ लिया जिसने अच्छे से, मैं कह रहा हूँ आप ये क्लास भी बस देख लो ना अच्छे से, और आपकी थोड़ी सी मेमोरी लेवल अगर स्किल अच्छा है, तो इसका बस एक बार नोट्स पढ़ लेना, आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे। मे बी 4 क्वेश्चन तो जाएंगे ही जाएंगे, एक आध क्वेश्चन अगर थोड़ा ऐसा आया इधर उधर से तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बात की गई यहाँ पे? ये सिद्धांत चाइल्ड सेंटर्ड और गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड, ये दोनों, ये जो लाइन जो लिखी है ना, ये अच्छे से याद करना है, एक्टिविटी बेस्ड एंड चाइल्ड सेंटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोहलर का अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, नेक्स्ट आता है आपका पोहलर का। ये वाला समझ में आ गया ना पूरा का पूरा? जैसे पढ़ लेना, नोट्स समझ में आ जाएगा, नोट्स डाल दूंगा ना क्लास कंप्लीट होने के बाद। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना जाके वहां पे। चलिए क्या लिखा है? कोहलर ने एक चिंपांजी, चिंपांजी का समझते हैं ना, हमारे पूर्वज, बंदर या चिंपांजी, पढ़ लेना अच्छे से। बताऊंगा, भी एक फोटो वोटो है मेरे पास, मैंने लगा दी पीपीटी में, दिखाई जाएगी आपको। चिंपांजी के आधार पर ये एक सिद्धांत विकसित किया, जिसे उन्होंने क्या क्या नाम दिया, ये दिया इन्होंने इसको, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने की एक इनसाइट थ्योरी भी होती है, एक अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। ये देखिए, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किस आधार पर? चिंपांजी के आधार पर। एक एक्सपेरिमेंट किया था एक चिंपांजी के ऊपर, बताएंगे। उन्होंने पाया कि जानवर और मनुष्य सीखते समय केवल ट्रायल एंड एरर पर निर्भर नहीं रहते, प्रयास और एरर, यानी कि ट्रायल एंड एरर पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अचानक समस्या समाधान समझ में आ जाता है। और जब अचानक किसी समस्या का समाधान आता है तो इसको इन्होंने कहा आहा मूवमेंट। आहा, आहा निकलती है ना जैसे हमारे मुंह से, ये वाला आहा मूवमेंट। ठीक है, आहा मूवमेंट की बात की गई। ठीक है, अच्छा ही। ठीक है, क्या है समझेंगे अभी, अब धारणाओं समझ में आ जाएगी। सबसे होता, एक होता सडन अंडरस्टैंडिंग, यानी अचानक समझ में आना। देखो, सीखना धीरे धीरे नहीं होता, बल्कि अचानक समाधान, अ, बल्कि अचानक समाधान समझ में आता है। माफी चाहूंगा, आज पता नहीं क्या हो रहा है बार बार, शायद गले में कुछ चुभ रहा है। आप लोगों को लगता होगा सब कितना परेशान करते हैं। मैं कुछ नहीं करता, जो भी होता है सब मेरा जो वातावरण है ना, ये मुझे परेशान करता है, तो अपनी जगह सही रहता हूँ। चलिए आते हैं वापस। सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक समाधान समझ में आता है। जब एग्जाम्पल दूंगा तो ये सारी चीज समझ में आ जाए। लर्निंग डज नॉट occur gradually but often appears as a sudden understanding of the solution। कभी कभी क्या होता है, आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही समझ लो, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। जब कभी चोट लगती है, जब अचानक कुछ ऐसा इंसिडेंट लाइफ में होता है, तभी वो चीज ज्यादा समझ में आती है। वही बात की जा रही है यहाँ पर, कोहलर ने वही बात की है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं,
प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या का समाधान अनुभव और सोच के संयोजन से निकल। तो सही बात है, आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा, जो अनुभव होगा, आप किसी भी समस्या का समाधान उसी के बेस पर तो निकाल पाएंगे। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इमर्ज फ्रॉम कंबाइनिंग एक्सपीरियंस एंड थॉटफुल एनालिसिस। ठीक है, चलिए पहले ये पढ़ लेता हूँ, 2 पॉइंट और बताता हूँ, फिर ये आपको जो बंदर चिंपांजी देख रहा होगा ये समझाता हूँ चित्र आपको। ठीक है, क्या लिखा है? रोल ऑफ परसेप्शन यानी धारणा का क्या महत्व है। समस्या की सही पहचान करना और सभी तत्वों को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल करेक्ट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल एलिमेंट्स इज क्लियर। समझ में आ रहा है? इतनी तो आपको समझ में आ रही होगी, बहुत आसान है। पांचवी मैंने बात की ट्रायल एंड एरर वर्सेस प्रोग्राम बनाम अंतर्दृष्टि, अर्थात पहले ट्रायल एंड एरर से प्रयास किया जाता है, कोशिश करेंगे असफल होंगे फिर कोशिश करेंगे। लेकिन अंतर्दृष्टि सीखने का एक मुख्य तरीका होता है। इन्होंने कहा कि सबसे जो प्रमुख तरीका होता है वो होता है अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट लर्निंग की बात की जाए। देखिए इसका महत्व जब समझोगे तो मैं आपको एग्जाम और समझ में क्या लिखा है। ये सिद्धांत मनुष्य और जानवरों के सोचने और समस्या को हल करने के तरीकों को समझने में मदद करता है। शिक्षक को बच्चों को समस्या आधारित गतिविधियों और विचारशील अनुभव देने चाहिए। बच्चों में सडन अंडरस्टैंडिंग के लिए समय और अवसर देना जरूरी है। क्यों? अब देखिए इसमें क्या किया उन्होंने, एक चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे बॉक्स रख दिए थे, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, और एक केले को क्या किया इन्होंने, एक लटका दिया उस ऊपर। अब इस बंदर ने तरह तरीके से कोशिश की, वहां एक छड़ी भी दे दी, छड़ी देखा उसका हाथ नहीं जा रहा सही से। धीरे धीरे उसने जब ट्रायल एंड एरर किया, लेकिन इनसाइट में उसने जब सोचा कि यार मैं इस पे खड़ा हो सकता हूँ। अब मान लीजिए इस बॉक्स के ऊपर उसको बॉक्स रखने का आइडिया कहाँ से आया, इसको सब अंतर्दृष्टि से मिला ना उसको, उसने इमेजिन किया होगा। इस पे उसने खड़े होके फिर देखा, उसके देखो केले तक हाथ पहुंच, ये देखो पहले ऐसे उसने उचक्के देखा, केला नहीं मिल पाया, एक दो उठा के देखा काम नहीं चला, फिर उसने एक एक करके एक के ऊपर एक रखा और खड़े होकर उस केले को उसने प्राप्त किया। यही सब बताया है इसमें कि अब इसके लिए इसके पास कोई अनुभव नहीं था। अब देखिए ये बात, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी इसकी, सडनली हुआ ये। कैसे हुआ है? सडनली उसने ये ट्राई किया और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। कि व्यक्ति सडनली भी चीजों को सीखता है, यही वाली बात की। चलिए कुछ और इसके, अच्छा इसी के कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए कुछ चरण, पहला है प्रॉब्लम परसेप्शन, समस्या की पहचान। सीखने वाला समय सबसे पहले समस्या को पहचानता और समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल सबसे, देखिए इस चित्र में क्या किया, सबसे पहले क्या देखा उसने, समझने की कोशिश की। किस चीज को की कोशिश? ये केला है, इसको मैं कैसे तोड़ूं, इसको समझा। इसमें समस्या के सभी तत्वों का विश्लेषण शामिल है। उसने उसने भी प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया कि इस तक पहुंचना है, यही मेरी समस्या है कि मैं इस तक कैसे पहुंचूं, मैं इससे आसानी से तो नहीं पहुंच सकता, ये मेरी प्रॉब्लम है। फिर उसने फिर किस चीज की बात आती है, जानकारी को इकट्ठा करना और प्रयोग करना। यही मैं बता देता हूँ आप, ये केला लटका दिया इन्होंने यहाँ से। ठीक है, ये चिंपांजी सर है हमारे, हंसना मत देख के, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, तो मैं बना देता हूँ। अब इनको ये केला खाना है, हम भी चिंपांजी हैं, मुझे समझ लेना मैं हूँ इस जगह पे, ठीक है। मैंने देख लिया कि मैं यहाँ से हाथ तो पहुँच, अब ये हाथ तो मैं पहुँच नहीं पाऊंगा, मैंने प्रॉब्लम देख ली कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अब मैंने क्या किया है, जानकारी इकट्ठा करना और प्रयोग, यानी कि ट्रायल एंड एरर। मैंने एक दो बार ऐसे उछक के देखा, मेरा हाथ नहीं पहुंचा, क्या लिखा, सीखने वाला उपलब्ध संसाधनों और अनुभवों के आधार पर समस्या को हल करने का प्रयास कर। इसके पास एक छड़ी भी थी, उस छड़ी को उसने ट्राई किया, ये छड़ी भी दी थी, एक डंडा भी पटका था वहां, उससे भी उसने ट्राई किया, नहीं बना उससे काम। उचक्खर देखा, नहीं बना उस काम। वहां पे फिर कुछ और संसाधन यानी कुछ बॉक्स उन्होंने पटक दिए, कुछ डिब्बे उन्होंने उस कमरे में पटक दिए। तो ये भाई साहब क्या किए, ट्रायल एंड एरर स्टेप से शुरू हो सकता है। अब देखिए आगे की बात इसमें, अब क्या हुआ, इंसाइट की बात, अचानक समाधान का स्पष्ट रूप से समझ में, अब उसको समझ में आ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने देखा कि इनको उठा, अब उससे उठ भी गए वो बॉक्स, हल्के थे ना तभी। उसने क्या किया, एक के ऊपर एक बॉक्स रखना प्रारंभ कर दिया और इस पे भाई साहब ने खड़े होके उस केले को इन्होंने लपक लिया।
अचानक से समाधान स्पष्ट रूप में समझ आए। इतनी सारी एरर करके बाद, ट्रायल एरर करने के होने के बाद उसको इंसाइट हुआ, उसके अंतर्दृष्टि में ये विचार आया कि नहीं, ये इसका समाधान है। उसने प्रैक्टिस की और अपने इस गोल को प्राप्त कर, यही वाली बात की कि अचानक समाधान का स्पष्ट रूप में समझ आना लर्नर को आहा मोमेंट अनुभव हो। ठीक है, ओ ये सा है फिर, चलो भाई आइडिया आ गया भाई मेरे दिमाग में, ये वाली, ठीक है। फिर क्या है, एप्लीकेशन सॉल्यूशन, समाधान लागू करना, अर्थात अंतर्दृष्टि मिलने के बाद लर्नर समाधान को सही तरीके से, अब यहाँ पे आपको अंतर्दृष्टि मिल गई कि मुझे ऐसे कार्य करना है, ये उसने कल्पना अपने दिमाग में बनाई। आता ना एक बल्ब जल जाता है ऐसे करके, उससे लाइट निकल, और फिर भाई साहब ने अपने इस कार्य को पूरा कर लिया। अंतर्दृष्टि मिलने के बाद लर्नर समाधान का सही तरीके से लागू करता है, यह सुनिश्चित करना करता है कि समाधान पूरी तरह से हल हुई कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये कई बार इससे अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बहुत है अभी तो यार, है ना। चलो ये यहाँ तक, कुत्ते तक पहुंचना है अपन को, एक कुत्ते बिल्ली के एग्जाम्पल है भी बहुत सारे। तो चलिए ये आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये देखिए, मैं अगर ये हटा दूं ना पेट, तो थोड़े और अच्छे से समझा दूं आपको। देखिए कुछ चीजें आती हैं बीच में, लाइन अंडरलाइन में करके बता दूं, इसे इसको समझना। हार्वर्ड गार्नर ने 1983 में एक सिद्धांत, आप लोग देखते जाना, मैं लाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समझाने वाली चीजें इसमें लास्ट वाले में थी, पेन मैंने यूज कर लिया था। हार्वर्ड गार्नर ने 1983 में एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत किसका था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात, बहुबुद्धि। कैसे, हर एक व्यक्ति में बुद्धि यानी आईक्यू का लेवल अलग अलग होता है, उस आईक्यू के लेवल के आधार पर उस व्यक्ति का चरित्र का निर्माण। ठीक है, अर्थात हार्वर्ड गार्नर ने 1983 में एक सिद्धांत देते, बुद्धि केवल एक सामान्य आईक्यू या मानसिक क्षमता तक सीमित नहीं है, हर व्यक्ति के पास कई अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस होती है, ऑब्वियसली होती है। उन्होंने यही वाली बात की कि आईक्यू या मानसिक क्षमता तक से बुद्धि का जो लेवल होता है ना, सिर्फ आईक्यू या मानसिक क्षमता तक सीमित नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति के पास कई अलग अलग तरह की बुद्धियां होती है। कोई आई किसी की बुद्धि को हम सिर्फ आईक्यू के टेस्ट से बिल्कुल नहीं नाप सकते, नाप ही नहीं सकते। जो कहते हैं कि मेरा आईक्यू इतना, मेरा आईक्यू बिल्कुल नहीं। आईक्यू के टेस्ट कैसे करते हैं आप लोग, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, रीजनिंग दे देते हैं, इसका मतलब गांव का जो अनपढ़ व्यक्ति है, क्या उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी? मैं आपसे पूछ, सोचिए आप जरा, 5 सेकेंड विचार करके देखिए। आईक्यू जब आप टेस्ट करने जाओगे, आप जाना गूगल पे, तो क्या होता है वहां पे बहुत सारे आपसे रीजनिंग के, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, कुछ सीरीज वगैरह क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो कर देगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं उसमें, ये जो गांव का एक व्यक्ति होगा, जो बनिया होगा, जो व्यापारी होगा, जो किसान होगा, जो गरीब व्यक्ति होगा, जो दलित होगा, क्या उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी, उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होगी? यही वाली बात हार्वर्ड गार्डनर ने कही है कि भाई साहब, बुद्धि का जो एक लेवल बुद्धि का सिर्फ आईक्यू या मानसिक क्षमता नहीं होती, कौन व्यक्ति कितना अच्छा पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि जो आगे पढ़ने वाला 99% लेने वाला व्यक्ति जीवन में सफल ही होगा, कोई चांसेस नहीं है। हो सकता है जो पीछे बैठने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कई गुना आगे निकलकर अपने नाम और काम कमा लेगा। खुला दिमाग थोड़ा सा, इसीलिए पेंटेम नीचे रखा, इसमें थोड़ी एक्सप्लेन वाली चीजें मेरे को ज्यादा है। ये समझ में आ गया ना, बहुत चीजें, बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि बुद्धियां अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग स्तर पर विकसित होती है, सही बात होती है। मेरे पास कौन सी बुद्धि है, अभी हम बात करेंगे। अलग अलग जितने भी आपके पास जो फेमस लोग होते हैं, आपके आसपास जो लोग होते हैं, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है, ये भी आप समझ लेंगे इसी आधार पर। यह दृष्टिकोण बच्चों और शिक्षकों के लिए लर्नर और पर्सनलाइज और चाइल्ड सेंटर बनाता है। तो सही बात है, क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी बुद्धि का स्तर है, उससे क्या चीज हम दे सकते हैं जिससे वो अपना निर्माण कर सकता है, व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, स्व का निर्माण कर सकता है, उसको वह चीज दे सकते हैं। अब इसकी कुछ इन्होंने मुख्य बुद्धियां बताई हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, बात चल गई कि सब में अलग अलग बुद्धियां होती हैं, कोई एक पैमाना पैरामीटर नहीं होता किसी का भी आईक्यू का, ये बुद्धि का मानसिक स्थिति जानने का। पहली आती है आपके पास एक
ये है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धि। जिनके पास ये वाली जो बुद्धि होती है ना, ये भाषा का प्रयोग अच्छे करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखने, लेखक, ठीक है, ठीक है, कवि, बिल्कुल, और पत्रकार। ये लोगों के पास जो बुद्धि मिलेगी आपको, ये होती है इनके पास भाषाई बुद्धि। क्यों? ये बोलना अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये चीजों को शब्दों के साथ, शब्दों का इनको जो खेल है ना, इनको अच्छे तरीके से आता है। भाषाई इनको ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? चलिए, और आती है नेक्स्ट आपका जो होता है, इसे हम कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि। ये जिनके पास होती है, यानी गणित, समस्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन तार्किक सोच, यानी कि साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, स्किल इन रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वर्किंग विद नंबर्स। एग्जाम्पल में कौन है? वैज्ञानिक एंड मैथमेटिशियन। गणितज्ञ जितने भी होते हैं आपके, साइंटिस्ट जितने भी होते हैं, इंजीनियर्स जितने भी आपके इंजीनियर्स होते हैं, उन सबको आप इस श्रेणी में आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कैसे चीजों को हम एकदम खोल के रख देते हैं अलग अलग। आसान थोड़ी होता, वरना इतने साल पहले थ्योरीज देखे गए, आज 2025 में भी उनको पढ़ रहे हैं। उन्होंने पढ़ा है, लिखा है, रिसर्च किया है। हम लोगों को तो बस मोबाइल दे दो, इंस्टाग्राम दे दो, सोशल मीडिया दे दो, बस। चलिए, फिर क्या है? कुछ आती है दृश्य स्थानिक बुद्धि, जैसे कि चित्र बनाना। ये भी हर कोई नहीं बना सकता। जिसको ये सारी चीजें अच्छे से आती होंगी, विजुअलाइजेशन, मैपिंग वगैरह, ये सारी चीजें अच्छी से हैं, वो ये सब क्या, जैसे कि आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, पायलट्स, ठीक है, एबिलिटी टू थिंक द इमेजेस एंड विजुअल्स एक्यूरेटली। एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट एंड पायलट। घर बनाना, घर का नक्शा वगैरह जो बनाते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं हमारे पास, पायलट्स होते हैं जो मैपिंग का काम करते हैं। ये इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास दृश्य स्थानिक बुद्धि, देखकर उसको अच्छे से समझना, मैपिंग करना, ड्राइंग बनाना। आप बनाओगे, अभी मैंने भी ड्राइंग बनाई थी, देखा ना चिंपांजी कैसी ड्राइंग बनी थी। लेकिन किसी अगर जो जिसके पास ये वाली इंटेलिजेंस होगी, वो एकदम चिंपांजी ऐसा लगेगा, ये रियल चिंपांजी बना दिया इसने। सारा खेल ही बुद्धि का है यार। और क्या है? फिर एक आता है आपके पास शारीरिक गतिशील बुद्धि, अर्थात बॉडीली की बात की जा रही है, शरीर का नियंत्रण, मूवमेंट, फिजिकल कोऑर्डिनेशन। सीधी सी बात। एग्जाम्पल, डांसर हो गए, एथलीट्स हो गए, जितने भी आपके सर्जन्स होते हैं, वो सब के सब जिन्होंने शारीरिक गतिविधियां का, जिन्हें बहुत ज्यादा मतलब उनके अंदर जो बुद्धि होती है, जो टैलेंट होता है, वो व्यक्ति इस श्रेणी। ठीक है, फिर आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की हम बात करेंगे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि। लिखा है रिदम, म्यूजिक, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे म्यूजिशियन हो जाएगा, कंपोजर एंड सिंगर। कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, हर कोई नहीं गा सकता अच्छा। जिसके पास ये बुद्धि होगी वही गा सकता है। ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जब हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था, मैंने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बताया था, तो फिर से यहाँ समझ लो उसको। यहाँ लेकिन हम बात करेंगे बुद्धि की, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और अंत वैयक्तिक बुद्धि। दूसरों के भाव, विचार और भावनाओं को समझना, ये कहलाती है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि कहलाती है। ठीक है, किसी दूसरे के विचार और भावों को से, इसके लिए एग्जाम्पल दिया। हाँ देखिए, लीडर्स, टीचर्स, और सबसे बेस्ट है ना, ये है काउंसलर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका। और फिर आता है आपके पास इंट्रापर्सनल, यानी कि स्वयं की भावनाओं, विचारों और लक्ष्यों को समझना। जैसे कि फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, ये इनकी जो कभी कभी क्या होगा, आपके पास प्रश्न कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, ये मान के चल लीजिए, दो तीन आपके पास एग्जाम्पल दे देंगे, नाम दे दिए, ये डॉक्टर हो गया, ये इंजीनियर हो गया, ये दार्शनिक हो गया। फिर यहाँ कैटेगरीज दे देंगी। फिर आपसे कहेंगे चलिए भाई सब मिलाइए, कौन किस कैटेगरी में आता है। नाम दे देंगे, इधर म्यूजिशियन डाल देंगे, एक इंटरपर्सनल डाल देंगे, ऐसी चीजें डालते हैं। तो आपको ये प्रश्न ऐसे पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए, फिर एक आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि, जो प्रकृति, जीव जंतु, पर्यावरण को समझते हैं। जैसे हो गया आपके बॉटनिस्ट, हो गया आपके, ठीक है, जितने भी आपके पर्यावरणविद होते हैं, फार्मर्स होते हैं, इस सब के अंदर रहती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक,
फिर एक और आता अस्तित्व संबंधी बुद्धि, अर्थात एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और गहरे आध्यात्मिक या दार्शनिक प्रश्नों को समझने और सोचने की क्षमता जिनके पास हो, जिसमें कौन हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल, जितने भी आपके स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। मैंने सदगुरु का एक जगह एग्जाम्पल दिया था, सदगुरु है, ठीक है, फ्लोस्पर्स हैं, ये सारे के सारे व्यक्ति आते हैं एकदम अस्तित्व संबंधित, एकदम परा और अपरा ज्ञान से ऊपर का जो सोचते हैं। दो तरह के ज्ञान हमने पढ़े थे हायर एजुकेशन, परा एंड अपरा। तो जो अपरा की बात करें, इहलोक और अहलोक, परलौकिक, सोच समझ से परे, कल्पनाओं से परे, वह व्यक्ति, ठीक है। चलिए, महत्व क्या था, शिक्षा को चाइल्ड सेंटर और पर्सनलाइज बनाना, छात्रों को अलग अलग प्रतिभाओं को सम्मान करता है, ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट से बाहर सोचने और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। बिल्कुल, शिक्षकों को डाइवर्स टीचिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर अधिगम सिद्धांत। चलिए, ये भाई साहब भी आ गए कुछ मिलता जुलता लेकर, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत 1898 में विकसित किया। उन्होंने कहा कि सीखना धीरे धीरे अनुभव और प्रयोग के माध्यम से होता है, एकदम से नहीं होता। धीरे धीरे हम अनुभव आते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एक्सपेरिमेंट, यानी कि दो चीजें इसमें उन्होंने बात की गई है। लर्निंग ऑकर्स ग्रेजुअली थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, ये दो वर्ड आप इसमें याद रखें। एक है आपका एक्सपीरियंस, एंड है आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी कि यानी लर्नर जो होता है वह कई सारे प्रयास करता है और गलतियों से सीखता है, अंततः सही प्रतिक्रिया विकसित करता है। इसे ही ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहा जाता है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंस पहले सबसे पहले देख लेते हैं, फिर इसके हम विधियां देखेंगे। बच्चों और जानवरों में बिहेवियर लर्निंग को समझने में मदद करता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग सिस्टम। शिक्षा में रिपीटेशन, प्रैक्टिस और फीडबैक की महत्ता को उजागर करता है, इसको कितनी आवश्यकता है। यह सिद्धांत बिहेवियरिस्ट अप्रोच का आधार बनता है। ये वाली बात, पहले वाली लाइन जो है चलिए, मुख्य अवधारणा, ट्रायल एंड एरर, प्रयोग और गलती। सीखना तब होता है जब व्यक्ति कई बार प्रयास करता है और गलती से सीखता है। लो ऑफ रीडनेस, यानी कि तैयारी का नियम, लर्नर्स तभी सीखता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार। सिंपल सी बात है। लो ऑफ एक्सरसाइज, जितना अधिक अभ्यास उतनी मजबूती से सीखने की प्रतिक्रिया, या प्रक्रिया, सॉरी प्रतिक्रिया नहीं कहीं, प्रक्रिया कहूंगा मैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, अर्थात जो प्रयास सफलता और संतोषजनक परिणाम देते हैं वह मजबूत होते हैं, जो प्रयास असफल और असंतोषजनक होते हैं वह कमजोर। सिंपल सी बात है, जो हम सीखते हैं कुल मिला के ये मोटिवेशन वाली चीजें हो रही है ना, ऐसे ही कुछ लग रहा होगा ये सब पढ़ के। तो इसका एग्जाम्पल से आपको ये सारी सारी थ्योरी समझ में आ जाएगी। देखिए, फोन डाइज ने क्या किया, एक बिल्ली को लिया, ठीक है, एक पजल बॉक्स बनाया, इस पजल को सॉल्व करने के लिए इन्होंने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को लिया, एक बॉक्स में बिल्ली को बंद किया, बाहर इन्होंने क्या कर दिया, एक मांस का टुकड़ा कह लीजिए या कुछ खाना आना कह लीजिए, एक प्लेट में जो भी इसके लिए भोजन रख दिया। और उसमें लोग इस तरीके से उन्होंने बनाया कि बिल्ली खुद खोलेगी इसको। इन्होंने क्या किया, इस पिंजरे के अंदर एक एक लॉक सिस्टम लगाया और उसकी की लटका दी, मतलब कुछ तरीके से बना के, इसमें क्या लिखा देखते हैं, नाम वगैरह होता है इसका। तो एक भूखी बिल्ली को बॉक्स में रखा ताकि बाहर निकलने के लिए वह आतुर रहे। बॉक्स के बाहर उन्होंने भोजन रख दिया। शुरू में बिल्ली गलतियां, यानी ट्रायल एंड एरर, यानी क्या करती रही, गलतियां, प्रयास करती रही और गलतियां करती रही। इधर मुंह मारा होगा, इधर से ये जालियों में से निकलने की कोशिश की होगी उसने, बिल्कुल सबसे पहला कोशिश तो यहीं से की होगी उसने। ऊपर भी जो आपको जगह दिख रही है यहाँ से कोशिश की होगी, यहाँ से भी इसने ट्राई किया होगा कुछ, इसमें भी उसने दो तीन मुंडियां मारी होंगी, हाथ पंजे मारे होंगे, ट्राई किया, लेकिन काम नहीं बना। फिर अंततः ये जो एक चीज लटकी हुई थी, इसको इसने पकड़ के खींचा, लोग कह लीजिए इसको। अब इसको इसका खोलने का सही तरीका पता चल गया और धीरे धीरे बिल्ली सही तरीका सीख गई और जल्दी बाहर निकलने लगी। जैसे इसको खोला, गेट खुल गया, उसने पकड़ को उस पर खींचा लिया उसको। पूछा होगा, इसी को तो कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्नर। निष्कर्ष क्या निकला इसका, सीखना ग्रेजुअल और ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होता है। सफल प्रयास मजबूत होते हैं, असफल प्रयास कमजोर।
जो आपका सफल प्रयास होगा वो मजबूत कहलाएगा, असफल प्रयास आपको कमजोर रहेगा और आप वहीं के वहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपको भी इसी तरह प्रयास करना है, सफल वाला, असफल प्रयास नहीं करना है अपन को। ठीक है, चलिए फिर आता है एक वॉटसन का एस आर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स सिद्धांत। जोन भी वॉटसन का एक एस आर, यानी कि एस फोर आता है आपका स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स यानी कि आर आर जो प्रेजेंट करेगा वो करेगा आपके पास रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं इसको पढ़ लेते हैं। जॉन बी वॉटसन ने ये सिद्धांत दिया था 1913 में। यार अच्छे से याद रख लेना, कभी कभी क्या है ना, ये बहुत सारे सिद्धांत ये यार पूछ लिए जाते हैं। तो 1913 में दिया था। उन्होंने कहा कि लर्निंग केवल बाहरी अनुभव और पर्यावरण से प्रेरित व्यवहार का एक परिणाम होती है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मापीय और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को समझना है, ना कि मानसिक प्रक्रिया। वही सीधी सिंपल सी बात हो रही है सारी की सारी। यह सिद्धांत बिहेवियर साइकोलॉजी पर आधारित होता है। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, शिक्षण में रिपीटिशन, रेनफोर्समेंट, स्टिमुलस, कंट्रोल के महत्व को उजागर कर। देखिए, अब ये की जो अवधारणा है ना, इससे समझ में आएगा आपको। मुझे पता है अभी वहां से ज्यादा समझ में नहीं आया। देखिए, स्टिमुलस यानी कि कोई भी बाहरी घटना या वस्तु जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर, ये है एस। ठीक है, ए लिखा था ना, एस और आर मॉडल है ना इनका, एस एन आर मॉडल। कोई भी बाहरी जो घटना या वस्तु होती है ना, वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं से निकल रहा हो, मुझे एक ऐसी चीज दिख जाए जो उसमें परिवर्तन लेकर आ जाए, वह कहलाती है आपकी स्टोरी। सिखा रही है ना उसको वह चीज। आर, उत्तेजना के प्रति व्यक्ति का ऑब्जर्वेबल एवं मेजरेबल व्यवहार। ठीक है, समझ में आ गया। अब उत्तेजना और प्रतिक्रिया, या कह लीजिए इसको, स्टिमुलस को हम कह सकते हैं उत्तेजना, प्रभावित करते हुए व्यक्ति हो जाता है उत्तेजित। ठीक है, अब आता है आर, यानी कि रिस्पॉन्स। इससे देगा, बाहरी चीजों को देख के व्यक्ति उत्तेजित होता है, फिर उस पर वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है। सीखना तब होता है जब किसी उत्तेजना यानी कि स्टिमुलस और सही प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो। सीधी सी बात है, समझने का। एस और आर दोनों के बीच में जब एक हेल्थी रिलेशन जब बनेगा, ठीक है, एस और आर के बीच में, तब व्यक्ति चीजों को लर्न करता है। कहाँ से सीख रहा है ये? बाहरी घटनाओं, वस्तु, व्यक्ति को व्यवहार से प्रभावित करेगी, यहाँ से ये व्यक्ति सीख रहा है। और इसको सीख के जो व्यक्ति रिस्पॉन्स दे, चीजों को क्या करेगा व्यक्ति, लर्न करेगा। ठीक है, देखिए मैं बताऊँ, डायरेक्ट मॉडल नहीं पूछे जाएंगे टीचिंग में, फिर भी कह रहा हूँ मैं, बहुत कम चांसेस यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत कम चांसेस है। परंतु आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे यहाँ से मॉडल, परंतु अन्य कई तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीजें हम स्किप करें। क्लियर, चलिए फिर आता है इसमें एक रेनफोर्समेंट। बिहेवियर को मजबूत करने के लिए पुरस्कार या सकारात्मक परिमाण, बिना रेनफोर्समेंट के बिल्कुल, बिना रेनफोर्समेंट के एसआर संबंध कमजोर हो सकता है। सही बात है, जब तक प्रबल, जब तक रेनफोर्समेंट नहीं होगा, जब तक बिहेवियर को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे, उसको हम अप्रिशिएट या उसका जो सकारात्मक परिणाम हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, जब हमको उसको पॉजिटिव जैसे आप कह सकते हैं उसका परिणाम नहीं मिलेगा, हम कैसे, हमारा जो संबंध है वो बना रहेगा। और जब तक दोनों का संबंध नहीं बनेगा, आपकी लर्निंग की प्रोसेस नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल किया था, इससे आपको ये जो डाउट अभी मैंने जो महाभारत बताई है ना, ये समझ में आए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल करते हैं एक बच्चे के ऊपर। ये एक 9 महीने के बच्चा है, एलवर्ट को लेते हैं। इसका नाम क्या था, एलवर्ट। ये नाम याद रखना, ये पूछे जाते हैं, है ना। नाम क्या था इनका, वॉटसन ने अपने प्रयोग में जिस बच्चे को लिया था उसका नाम क्या था, एलवर्ट नाम था उसका। एलवर्ट को पहले एक सफेद चूहे से डर नहीं था। ठीक है? एलवर्ट जो था ना, वो एक बच्चे से, एक चूहे, एक उसके पास एक सफेद चूहा छोड़ा गया। ठीक है, सफेद चूहे उसके इर्द गिर्द रखा गया। 9 महीने का बच्चा था, छोटा महीना होता है, छोटा बच्चा होता है 9 महीने का। क्या ही, उन्हें नहीं समझ में होती ये जानवर है क्या है, उसको सीधा पकड़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एल्बर्ट को पहले एक सफेद चूहे से डर नहीं था। जब एल्बर्ट जैसे चूहे, लेकिन अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये
एक चूहा इसके पास छोड़ा गया। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साउंड दिया। साउंड कब दिया, जैसे ही वो एल्बर्ट इस चूहे को टच करता, इधर से एक साउंड की आवाज आ जाती थी। ठीक है, तेज ध्वनि यानी बहुत एक लाउड नॉइज बजाई जाती थी जो बच्चे के अंदर डर पैदा करे। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ टाइम करने के बाद, बहुत सारे ट्रायल लेने के बाद क्या हुआ, एल्बर्ट ने चूहे को देखकर डरने लगा। क्या रिस्पॉन्स दिखाना, यही तो है एस और आर करेक्शन। उत्तेजित व्यवहार प्लस रिस्पॉन्स। एस यानी आर, रिस्पॉन्स कैसे मिला, उत्तेजित व्यवहार, फिर रिस्पॉन्स क्या हुआ, भय पैदा हो गया। ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अगर मैं स्टिमुलस की बात करूं तो कौन है, वाइट रेट यानी सफेद चूहा है। रिस्पॉन्स क्या हुआ, फियर यानी कि डर। हो जाए है ना। चलिए नेक्स्ट। डिस्कस वही इमोशनल रिस्पॉन्स पर रिसर्च कनेक्शन के माध्यम से सिखाई जाती सिंपल सी चीजें हैं। फिर आता है इवान पाब्लो का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत, ये भी एक अच्छा सिद्धांत है। ये हमारा लास्ट सिद्धांत से आज का, फिर हम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। इवान पाब्लोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी इवान पाब्लो क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी क्या कहती है। इवान पाब्लो एक रूसी दर्शन शास्त्री थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक सिद्धांत शोध के दौरान विकसित किया। उन्होंने दिखाया कि सीखना यानी लर्न करना किसी नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ जोड़कर भी हो सकता है। इसे इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया है। ये नाम याद रखना, इनकी थ्योरीज के नाम अच्छे से याद करके जाना, कभी पूछ लिया जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है यहाँ से प्रश्न आए, परंतु मे भी प्रश्न यदि पूछ लिए जाए, कह नहीं सकते। यूजीसी आजकल बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रही, तो बहुत ज्यादा संभावना पूछ लिए जाएंगे यहाँ से प्रश्न। थ्योरीज पूछ ली जाती है वैसे तो प्रश्न में, ठीक है। एक बार सेट में बहुत थ्योरीज पूछी। पहला आता है, इसके जो महत्व है, किस चीज का आधार बनता है, ये देखिए। बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी का आधार बनता है। इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स को समझने में मदद करता है किसी के भी। शिक्षा और प्रशिक्षण में रेनफोर्समेंट और एसोसिएशन टेक्निक में उपयोग होता है। बच्चों में लर्निंग और हैबिट फॉर्मेट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। किसी की भी हैबिट व्यवहार वगैरह को समझना हो ना, तो ये बहुत काफी हेल्प करता है मॉडल हमारे। अब इसकी अवधारणा देखते हैं। पहली जो है वो है यूसीएस, अर्थात अनकंडीशनल स्टिमुलस। अर्थात यह वह स्टिमुलस है जो स्वाभाविक रूप से रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। ये देखिए एक बड़े यहाँ पे ये किया इन्होंने, स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से, ठीक है। जैसे कि भोजन है, भोजन को देख के स्वाभाविक रूप से लार का टपक। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल है, कंडीशनल नहीं है कि हाँ, अनकंडीशनल है, स्वाभाविक है। भोजन को देखना, देखा मुंह में लार आ गया। तेज रोशनी की तरफ देखोगे आंखें चौंधी आ जाएंगी। ये क्या है, ये सारी की चीजें स्वाभाविक हैं। अप्रशिक्षित उत्तेजना, इसे हिंदी में अपन इंग्लिश में जाएंगे। अब देख इनका ये इसके बड़े ट्रांसलेट बड़े अजीब होकर आते हैं। अब देखिए अप्रशिक्षित उत्तेजना आ गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इंग्लिश के वर्ड याद, जितनी भी मैंने बताई ना, जितनी भी सिद्धांत, सब में इंग्लिश के वर्ड याद करके जाना। अनकंडीशनल स्टिमुलस ये याद करके जाना। फिर एक और, ये पहला है। दूसरा है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अभी हमने ये क्या देखा इसमें, क्या देखा अभी हमने, स्टिमुलस की बात की है। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्स। कैसे, अनकंडीशनल यानी कि यूसीएस के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही देना है इसके। जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो स्वाभाविक रिस्पॉन्स आपको दे। ये मत पूछना कि सर स्वाभाविक क्या होता है। पेंटे हो चलाना नहीं है, बहुत प्रैक्टिस लगेगी मुझे ऐसा लग रहा है इसको। चलिए यूसीएस के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया, जैसे कि भोजन देखने पर कुत्ते का लार टपका, प्रतिक्रिया। एग्जाम्पल भी वही देखा है। शुरू में ये किसी भी प्रतिक्रिया को नहीं उत्पन्न करता, एग्जाम्पल घंटी, बेल, ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस जो होता है, जो नेचुरली जो होती है, ये शुरू में किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, ये स्थिर रहता है बेल में। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर आता है
कंडीशनल स्टिमुलस अर्थात जो कंडीशन जहां अप्लाई की जाए, जो शिक्षित उत्तेजना आप कह सकते हैं, जैसे कि अभी जब बेल वाला ऑप्शन इसलिए रख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, अभी हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। उस एग्जाम्पल में तीनों चीजें यूज की जाएंगी, सलाइवा, डॉग एंड बेल। इन तीनों चीजों से बताएगी चीजें कैसे सीख रही हैं, कैसे बदल रही हैं। देखना कैसे उसको ये लिखा ना, शिक्षित उत्तेजना। अब जहाँ यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही, कंडीशनल। अभी हम अनकंडीशनल की बात कर रहे थे, वो स्वाभाविक थे। अब यहाँ पे कंडीशनल यानी कि चीजों को सिखा दी गई है। ठीक है। नेचुरल स्टिमुलस जो रिपीटली यूसी इसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है साहब, नेचुरल होता है वो किसके साथ जुड़ता है, अनकंडीशनल के साथ। ये चीजें नेचुरल होती है वो जुड़ जाती है, अंततः वही रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, ये जो है ना आपका जो नेचुरल स्टिमुलस, ये जुड़ता है यूसीसी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ। ठीक है। और फिर बाद में वही जाके आपके पास एक रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। फिर सलाइवन वाली जो प्रक्रिया भी, 5 बार एक और देख लेते हैं। ए नेचुरल स्टिमुलस दैट आफ्टर रिपीट, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये देखिए अब डायरेक्ट ये रहा इधर। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। केस की कंडीशनल रिस्पॉन्स के प्रति सिखाई हुई रिस्पॉन्स, बिल्कुल जो हम चीजें उसको सिखाई हैं, फिर वही हमको रिस्पॉन्स देखने लगता है। सुनकर कुत्ते की बेल, घंटी सुनकर कुत्ते की लाट टपका। देखो मैं बता देता हूँ, अभी कुछ खिचड़ी सी पक रही होगी, क्या सलाइबा कंडीशनल। देखो हमारे अंदर हम दो तरीके से चीजें सीखते हैं। एक होती है स्वाभाविक, जो है तो है, सूरज की तरफ देखेंगे तो आंखें बंद होने लगती है, ऑब्वियसली। उसी प्रकार यहाँ इन्होंने कुत्ते का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। एक ट्यूब लगाई गई थी लार वगैरह की क्वांटिटी देखने के लिए, कितना लार उसके टपकती है, और एक भोजन रखा गया उसके सामने। ये क्या है, फूड है। ये तो पता ही है ना, डॉग है। यहाँ से सलाइवा टपकती है, इनको पता है ये सलाइवा को स्टोर किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये एक रखा गया था ताकि इसके पीछे से इसको देखा जाए कैसी कैसी प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है। चीजें नहीं, मेन चीज ये थी, दो तीन। इस डॉग को आगे जब भोजन रखा गया और उसको बांधा गया, क्यों बांधा गया, ताकि उस भोजन को ना खा पाए, भूखा होगा। और आपने देखा होगा इसके लार टपकी हो, ये बांध दिया था ताकि ये मूवमेंट ना कर सके उस भोजन तक, नहीं सिर्फ देखे, सिर्फ उसको देखे, और वो लार टपका है। अब इसको प्रशिक्षित करना था। अब आती है इसके बाद प्रशिक्षण। इसको इन्होंने क्या दिया नाम, कंडीशनल सीएस की बात की गई। ये क्या था, सीएस अनकंडीशनल है, स्वाभाविक है, भोजन को देख के लार सबके आती है, बिल्कुल आती है। अब इसके साथ इन्होंने क्या प्रयोग किया, ये देखिए आप, इसको कैसे इसके व्यवहार को बदला, इन्होंने व्यवहार को बदल दिया। पाब्लोव ने कुत्तों को भोजन दिया, नेचुरल रिस्पॉन्स हुआ, नेचुरली रिस्पॉन्स हुआ, उसको सलाइवा, उसने अपना सलाइवा निकाला, लार उसकी टपकने प्रारंभ हुई। फिर इन्होंने क्या किया, नेचुरल स्टिमुलस घंटी को रिपीटली फूड के साथ जोड़ा। यानी यहाँ पे एक घंटी लगा दी गई। क्या लगा दी गई थी, घंटी। जैसे ही फूड रखा जाता, घंटी बजा दी जाती। क्लियर। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद कुत्ते ने घंटी सुनते ही लाल टपकाना शुरू कर दिया। टन 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 टन। खाना नहीं। अब उसका जो रिस्पॉन्स हो रहा था वो किसकी ध्वनि पे हो रहा था, उसे जो रिस्पॉन्स अब मिला, अब यहाँ पे तो फूड आ गया, स्वाभाविक फूड देगा। लेकिन बार बार वो चीज प्रक्रिया करने के बाद घंटी की आवाज सुन के उसका जो रिस्पॉन्स मिला, सलाइवा उसने निकलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। समझ में आ गया आपको, यह था इनका प्रयोग। अर्थात सीखना एसोसिएशन यानी संबंध से होता है। सीएस, यार से जाओगे आप, सीएस एंड यार, यही सब समझा है ना हमने लास्ट इन दोनों मॉडलों में, यही समझा है। ठीक है। क्या लिखी यहाँ पे, कोई भी नेचुरल स्टिमुलस रिपीटली अगर नेचुरल सिमुलेशन के साथ जुड़कर वही रिस्पॉन्स उत्पन्न कर सकता। ये नेचुरल था, नेचुरल से फिर उसको हमने जोड़ा उसके साथ,
फिर सीधा वैसा ही रिस्पॉन्स हो रहा है कुत्ते के साथ जैसे वो घंटी के साथ, उसको रिपीटली हमने बार-बार उस तरह के उसके व्यवहार को हमने परिवर्तित। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है, ये सारा प्रयोग था। पावलोव का कल 3-4 और कुछ मॉडल बचे हैं, ठीक है? वो करेंगे, कल सारे के सारे मॉडल खत्म करेंगे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है आज की क्लास बहुत बोर हुई होगी। मैंने भी जब पहली बार कभी इसको बहुत पहले पढ़ा था, तो मैं भी बहुत बोर हुआ था। परंतु मैंने इसको ऐसे कोशिश समझाने की कोशिश अपनी तरह से पूरी की है। इतने बोर तो नहीं हुआ था, ये नहीं कह सकते कि बोर हुआ था। बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब कुत्ते, बिल्ली ये सब देख के सुनने के बाद, अरे यार! अब ये देखो आप किसी व्यक्ति का लेवल किस लेवल पे गया सोचने। एक कुत्ते के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसने एक 9 महीने के बच्चे चूहे के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसने बिल्ली के साथ कर लिया, उसने चिंपांजी के साथ कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि आपको आपका लेवल कितना बढ़ाना है। तो मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में। आशा करता हूँ आप सबके लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी, समझ में भी आई होगी। इसी तरह आप लोग का प्यार और सपोर्ट मुझे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें और सबसे बढ़िया अच्छा खाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के मेहनत कीजिए। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों।